Assalamu alaikum students. This is me Aslan Shah and you are watching Arsal Edu Studio. First of all, congratulations to all first year students because we are going to upload the full course of first year mathematics, physics and chemistry very soon. और स्टूडेंट्स आज का लेक्चर है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से रिलेटेड और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले मैं आपको प्लान बता देता हूँ कि इस लेक्चर में यानी कि ये वीडियो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। नंबर्स के बारे में यानी कि मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बताऊंगा, वो चीज़ें जो आपने 9 में पढ़ ली थी पहले, सेट्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ी थी 2020 के अंदर जब आप दे रहे थे। तो न्यू बुक उस टाइम नहीं आई थी, पुरानी बुक में सेट वाला चैप्टर था और उसके अंदर जो है ना ये सारी चीज़ें थी जिसके अंदर आपको यानी कि थोड़ा बैकग्राउंड में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करवाऊंगा। यानी कि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपका एक बेस जो है वो मजबूत हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होता कि वो यानी कि नंबर्स उसने पढ़े तो होते हैं लेकिन फिर भी जैसे मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ रियल नंबर, तो मेरे ख्याल से 50 to 70% बच्चों को रियल नंबर्स के सही तरीके से उनको नहीं पता होगा कि क्या होते हैं। यानी कि तो मैं आपको ब्रॉडर सेंस के अंदर बताऊंगा कि क्या है ये। दूसरा, यानी मैं आपसे पूछूं कि रैशनल इर्रेशनल में क्या फ़र्क है, या कोई नंबर मैं आपको दे दूं और आपसे मैं ये पूछूं कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है, तो ये आप शायद सही तरीके से ना बता पाओ। आप रैशनल इर्रेशनल के बारे में पढ़ा तो हो लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता हो कि क्या है। तो सेट ऑफ नंबर्स हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर कि व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसके बारे में थोड़ा। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, क्योंकि आपको पता है बेसिक ऑपरेशन 4 होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसके बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और उसके कुछ शॉर्ट फार्मूलाज ड्राइव करेंगे कि आपको अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हों तो आप उनको एक फार्मूले के तहत डायरेक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो वेरी ईजी है, उसके तो कोई फार्मूला नहीं बल्कि डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कॉन्जुगेट और मॉडुलस कैसे निकलता है वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और एक्सरसाइज नंबर 2.1 सॉरी एक्सरसाइज नंबर 1.1 हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो हम इस वीडियो में नहीं बल्कि इसके बाद वाली वीडियो में स्टार्ट करेंगे और वो वीडियो भी इंशाल्लाह इसके बाद ही अपलोड होगी। आप अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके पास, आप चैनल पे देखिएगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स फुल कोर्स के अंदर, रैंडम लेक्चर्स में नहीं। रैंडम लेक्चर्स के अंदर मैंने कुछ लेक्चर्स ऐसे बनाए थे जो अपने स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें मैंने उस टाइम मैंने ग्लास के ऊपर सीधा सीधा लिखा था, तो सेटअप उस टाइम मैंने डेवलप नहीं किया था। तो वो वीडियोस वैसे मैंने छोड़ दी है चैनल पर, लेकिन वो उसको आप देखें ना देखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके जो फुल कोर्स हम अपलोड करने वाले हैं वो इस प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड करेंगे जिसका नाम है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स फुल कोर्स, ठीक है। तो उसके अंदर आपको ये दूसरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें एक्सरसाइज में सॉल्व करवाऊंगा। इस वीडियो के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको सिर्फ बैकग्राउंड वगैरह बता दूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। कुछ और भी चीज़ें हैं इसके अंदर, आर्गन डायग्राम है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर इंशाल्लाह। और आई विल हाईली रिकमेंड कि आप ये सब देखने के बाद उसी टाइम आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें, क्योंकि वो चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं वो फ्रेश आपके जहन में होंगी, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने में आपको बहुत आसानी होगी, बजाय इसके कि आप कुछ टाइम बाद इसको देखें। आप उसी टाइम देख लिया करें, ठीक है, मतलब उस टाइम आप देख लीजिए इसको, तो आपके लिए आसानी होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेट ऑफ नंबर्स से। हमारे पास कुछ सेट ऑफ नंबर्स हैं, जैसे कि स्टार्ट, यानी मैं आपको मैथ्स की हिस्ट्री से स्टार्ट करवाता हूँ। तो जैसे मैं आपसे पूछूं, आपने जैसे कि मैथमेटिक्स है, अगर कोई ऐसा कोई एक बंदा है जिसने मैथ्स पढ़ी ही नहीं है बिल्कुल भी, या अगर मैं पुराने ज़माने की बात करूं जब मैथ्स डेवलप नहीं हुई थी, वो सारी चीज़ें जो अभी आप लोग पढ़ रहे हो उस टाइम कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी, तो मैथमेटिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि मैथ्स यानी कि आई बिलीव दैट मैथ्स इज़ ऑल इन आवर माइंड। मैथ्स इज़ ऑल, अब यानी कि हमारे अंदर मैथ्स पहले से है, ये बाय नेचर इंसानों के अंदर बाय नेचर यानी कि अल्लाह ताला ने डाली हुई है। और हम जाने अनजाने में मैथमेटिकली चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं, देखते हैं, और चीज़ों को हम मैथमेटिकली ही डील कर रहे होते हैं। हमारा माइंड मैथमेटिकल चीज़ों को ज़्यादा आसानी से समझता है। नंबर्स में उसको अगर आप नहीं भी कन्वर्ट करते तब भी आप एटलीस्ट बड़ा, छोटा, या किसी चीज़ की क्वालिटी बताना या किसी चीज़ को क्वांटिटी बताना, आप उन चीज़ों को जाने अनजाने में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, सही है ना। तो क्वांटिटीज़ के अंदर हमारा माइंड ज़्यादा अच्छे से काम करता है, यानी कि नंबर्स के अंदर या कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आ जाए, मैं यहाँ पे एक बार बना दूँ यहाँ तक और एक बार बना दूँ यहाँ तक, आप इजीली बता पाओगे कि ये ज़्यादा क्वांटिटी है और ये कम क्वांटिटी है। तो हमारा माइंड मैथमेटिकली यानी कि सोचता है बाय
नेचर, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ तो नंबर्स जो हैं यानी क्या, उनकी शुरुआत हुई थी काउंटिंग से, शुरुआत हुई थी उनकी, तो ये गलत तो नहीं होगा? क्योंकि आपने नोट किया हो कि अगर कोई बच्चा भी अगर वो मैथ्स नहीं भी पढ़ता, वो कोई यानी कि स्कूल नहीं भी गया हुआ, या कोई गांव देहात के लोग जहाँ पे स्कूल नहीं जाते हैं, एटलीस्ट वो काउंटिंग में तो चीज़ों को यूज़ करते हैं, वो गिनने के लिए चीज़ों को यूज़ करते हैं भाई, कि इतनी तादाद है इसकी, 10 है, 12 है, 15 वगैरह वगैरह, तो वो काउंटिंग यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैथमेटिक्स की शुरुआत हुई थी काउंटिंग से, या नंबर्स की शुरुआत हुई थी काउंटिंग से, जिसमें हम चीज़ों को गिनते थे। तो गिनतों के लिए गिनने के लिए वर्ड्स जो है ना बनाए गए कि 1 1 कहते हैं 1 को, 2 कहते हैं 2 को, 3 कहते हैं 3 को, 4 5 6 7 वगैरह वगैरह। सो ये सारी की सारी चीज़ें हैं क्या है, काउंटिंग। तो सबसे पहले जो नंबर सेट बना था नंबर्स का, वो हमारे पास उसको कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का सेट था, अगर आपको पता तो। नेचुरल नंबर्स क्या है हमारे पास, उसको हम n से ज़ाहिर करते हैं, यानी कि वो सारे नंबर जिसमें शामिल हैं जिन गिनती से स्टार्ट, तो गिनती स्टार्ट होती है 1 से, आपको पता है 1 2 3 4 5 6 ये गिनती है। बच्चों को सबसे पहले मैथ्स के नाम पे क्या करवाया जाता है, यही गिनती याद करवाई जाती है। चीज़ों को गिना जाता है कि तादाद है, 1 है, 2 है, 3 है। तो नेचुरल नंबर सबसे पहले फॉर्म हुआ है। देन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है ना इंडिया के अंदर इंडियंस ने जो है ना ज़ीरो को इन्वेंट किया। ये इंडियंस का वो हिस्ट्री एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत पुरानी बात थी उस टाइम, यानी कि बहुत पुरानी बात है, यानी कि वो उस दौर की बात है जब इंडिया में इस्लाम तो नहीं आया था, बट उससे पहले जो आई थिंक के बहुत पुरानी बात है ये, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले की बात है। तो इंडिया के अंदर ज़ीरो इन्वेंट हुआ। तो जैसे ही ज़ीरो इन्वेंट हुआ, तो उसके बाद इन्होंने देखा कि अब जो एक ऐसा सेट होना चाहिए जिसके अंदर सारे के सारे जो अवेलेबल नंबर्स हैं, यानी कि अब तक के इन्वेंट हुए सारे नंबर्स, वो हम एक ही सेट में उनको मर्ज कर दें। तो फिर इन्होंने निकाला होल नंबर्स। तो होल नंबर्स जो है ना, वो एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, और साथ में एक और नंबर है जिसको कहा जाता है ज़ीरो। 0 1 2 3 4 एट्सेट्रा, ये सारे नंबर्स किस में आते हैं, होल नंबर्स के अंदर। अच्छा, होल नंबर्स के बाद फिर आया नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स चाइना वालों ने ईजाद किए थे, कहा जाता है, ठीक है। हिस्ट्री है पुरानी, तो उसका यानी कि एग्जैक्ट हमें नहीं पता होता, बट चाइना में इन्वेंट हुए थे, किस दौर में हुए थे एग्जैक्टली नहीं मालूम। ओके, होल नंबर्स के बाद जब नेगेटिव नंबर्स ईजाद हुए, तो फिर एक नया सेट आया जिसको कहा जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं z से, और इंटीजर्स वो नंबर्स हैं जिसमें ज़ीरो, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, ये सारे के सारे शामिल हैं। तो +-1 +-3, यानी कि +1 -1 +2 -2 और एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, इंटीजर्स हैं। यहाँ पर जो डॉट डॉट है, इसका मतलब है कि ये नंबर चलते ही जा रहे हैं, कभी ख़त्म नहीं होते, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर गिनती कभी ख़त्म नहीं होती। होल नंबर्स भी क्या है, नेचुरल नंबर प्लस एक नया नंबर जिसमें ज़ीरो आ गया। नेगेटिव ओके, तो नेगेटिव नंबर्स आए तो फिर हो इंटीजर्स का एक सेट बना जिसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। देन इसके बाद थोड़ी सी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं उन नंबर्स की को डिस्कस नहीं कर रहा जो होल नंबर्स के या इंटीजर्स के टाइप्स हैं, जिसके अंदर इवन नंबर, ऑड नंबर आ जाते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स आ जाते हैं। वो तो यानी कि बच्चों वाली चीज़ें हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं। हम बात कर रहे हैं उन सेट्स की जिसके अंदर जो है ना जो जिसका ताल्लुक नंबर्स से है, यानी कि उन नंबर्स से कि जो कि यानी कि नए नंबर्स आते गए तो नए-नए सेट बनते गए। अब वो तो पुराने सेट्स के ही एक स्पेशल टाइप आ गई कि उसमें एक प्रॉपर्टी ऐसी है कि अगर वो ज़ीरो से डिवाइड हो जाए तो वो इवन नंबर है, और अगर ज़ीरो से डिवाइड ना हो तो वो ऑड नंबर है, या प्राइम नंबर डिविजिबिलिटी से उसका ताल्लुक है, उसका नंबर से डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है, यानी कि हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं। ओके, इंटीजर्स के बाद हमारे पास दो तरह के नंबर्स आते हैं, वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, और वहीं थोड़ा समझाने के लिए ही मैं आपको थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आपको यही नहीं पता रैशनल इरेशनल नंबर के बारे में कि वो होते क्या हैं सही मायनों में, तो ये तो मतलब ये बहुत गलत बात है, आपको पता होना चाहिए, यानी क्या।
तो अगर कल को आप 9 का बच्चा आया आपसे कहे कि मुझे पढ़ा दो ज़रा, और आपको खुद ही क्लियर नहीं हो, तो कितनी गलत बात है ना। सो ओके, स्टार्ट करते हैं हम ज़रा रैशनल को डिस्कस करते हैं। अगर मैं रैशनल नंबर्स की बात करूं, रैशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं Q से, और इसकी जो इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि x कोई नंबर है सच दैट x कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q, where p and q belongs to integers and q should not be equal to 0। अब ये जो नोटेशन है इसको सेट बिल्डर नोटेशन कहा जाता है। सेट वाले चैप्टर्स में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, बट ज़रा इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं कि ये इसका मतलब क्या बनता है। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं कि जिनको आप कोई दो इंटीजर्स के फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन हमें डायरेक्टली पता कैसे चलेगा कि इसको फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। अब बात यह है कि अगर कोई नंबर इस तरह से लिख दूँ मैं 5/2, ओके, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5/2, 1/2, 1/3 है, 10/9 है, कुछ भी आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। अब ये जो नंबर्स हैं इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये दो इंटीजर्स के फ्रैक्शन है। यानी अभी आपने नोट किया ऊपर जितने भी नंबर्स हमने पढ़े हैं उसमें हमने फ्रैक्शन का जिक्र तो किया ही नहीं, यानी इनके अलावा भी तो नंबर पॉसिबल हैं। यहाँ तक अगर मैं कहूँ कि पुराने ज़माने में शायद यहाँ तक काम चलता हो, लेकिन जब बात आई डिवाइड करने की चीज़ों को, तो फिर आपने देखा है आपके पास एक केक है और आपने उसको 4 हिस्से करने हैं या 3 हिस्से करने हैं, तो एक बंदे के पास कितना हिस्सा गया। या आप कोई टोटल अमाउंट की कोई फ्रैक्शन किसी को देना चाह रहे हैं कि टोटल इतने पैसे होंगे, इसमें से इतना हिस्सा आपको मिलेगा, इतना हिस्सा इसको मिलेगा। यहाँ पर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का होल का कोई पार्ट ले लें आप। अब ये तो होल नंबर्स हैं जिनमें पूरे पूरे नंबर्स हम ले रहे हैं, लेकिन फ्रैक्शन क्या है, उसको आप होल नंबर्स जो हैं उसको कि आप पार्ट्स बना रहे हो, उसको आप तोड़ रहे हो, यानी कि 10 के 9 हिस्से कर दो तो जो एक हिस्सा होगा वो 10/9 कहलाएगा। 1 के 3 हिस्से कर दो तो 1/3 जो है वो एक हिस्सा कहलाएगा। यूँ समझ लो बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाता है कि अगर ये एक केक है तो आपने उसके 3 हिस्से कर दिए, वो जो एक हिस्सा होगा वो 1/3 कहलाएगा। या कोई स्ट्रिप है, कोई लकड़ी है, उसके आपने 2 हिस्से कर दिए तो एक हिस्सा हाफ़ कहलाएगा। अब वो जो हाफ़ है उसको भी अगर मैं और हाफ़ कर दूँ तो 1/4 कहलाएगा। ये मतलब फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है कि आप होल के पार्ट कर देते हो तो आपको फ्रैक्शन आ जाता है कोई एक। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि होल का पार्ट्स ऐसे हो जाए वो भी एक होल कहलाए। जैसे कि आपके पास 1 दर्जन अंडे हैं तो आपने 3 हिस्से कर दिए तो 4, 4, 4 हो गए। लेकिन अगर आपके पास 3 केक हैं और आपने 3 हिस्से करने हैं तो तीनों को एक एक सिंगल मिलेगा। बट अगर आपने 3 केक के 12 हिस्से करने हैं तो वहाँ पे फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आप सबको होल नहीं दे सकते, आपको पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। 2 केक हैं और 3 बंदे हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा 2/3। सो यानी कि ये कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन का। लेकिन अब बात ये है कि यहाँ तक की बात ख़त्म नहीं होती कि ये फ्रैक्शन है। हमारे पास फ्रैक्शन 2 तरह से लिखा जाता है अगर आपने नोट किया हो। एक तरीका तो ये है कि 5/2, लेकिन इस चीज़ को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2.5। अच्छा, तो ये जो 2 तरह से लिखा जाता है इसमें ये जो आपके पास है दैट इज़ कॉल्ड कॉमन फ्रैक्शन। मैं रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, यानी कि फ्रैक्शन को 2 तरह से लिखा जाता है। एक ये इस तरीका है कि आप यानी कि 5/2, 1/2, 1/3, 10/9 या 10/3 जो भी है। तो ये जो अपॉन वाला तरीका है, आप डिवाइड का निशान लगा के दोनों नंबर्स को डायरेक्ट लिखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉमन फ्रैक्शन। लेकिन एक और तरीका है ये वाला, जिसमें हम पॉइंट के अंदर लिखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर आके ना चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं कि चलो ये बात तो मान ली कि कॉमन फ्रैक्शन जो है वहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये 2 इंटीजर्स का रेशियो है। बट अगर कोई नंबर डेसिमल फ्रैक्शन में लिखा हो तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये रैशनल है या नहीं है, यानी कि उसको कैसे पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो ज़रा उसको डिस्कस करते हैं और रैशनल नंबर की थोड़ी सी हम डिटेल पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करवाता हूँ। थोड़ी सी जगह हमारे पास यहाँ बची हुई है तो क्यों ना यहीं पे कर लें हम। यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पहला हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट करते जाएंगे रैशनल नंबर्स के बारे में, सही है।
पहला पॉइंट है कि ऑल द इंटीजर्स आर बिलोंग टू रैशनल नंबर्स। ये आप जुमला ऐसे लिख सकते हैं कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ठीक है, अपने पास आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, या आप मैं सिंपली मुझे लंबा लिखने की आदत नहीं है क्योंकि मैथमेटिकली चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। आप सिंपल बना दें, आपका काम हो गया, बजाय इसके कि आप इतना लंबा सा लिखें आर रैशनल नंबर्स। हमने बना दिया साइन बिलोंग टू रैशनल नंबर्स, ओके। तो इससे इसका मतलब ये है कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स। यानी अब आप कहेंगे कि ये तो कोई रेशियो है, इनकी कोई फ्रैक्शन ही नहीं है, सिंपल नंबर है। मैंने 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये जो 2 है, लेकिन ये फ्रैक्शन है, क्यों? क्योंकि ये जो 2 है इसको मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ। आप ये आपने नोट किया कि 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो क्या 1 इंटीजर नहीं है? 1 बिल्कुल इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। तो बताइए ये रैशनल नंबर हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो आप कहेंगे ये तो होल नंबर भी है, ये तो नेचुरल नंबर भी है। यस, बिल्कुल। तो ये जो रैशनल नंबर का जो सेट है ना, उसके अंदर पुराने के पहले के सारे नंबर इंक्लूडेड हैं। देखो नेचुरल नंबर, होल नंबर जो है उसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर शामिल हैं, एक प्लस कुछ एडिशनल नंबर भी आ गया 0। फिर आए इंटीजर्स, इंटीजर्स जो है उसमें सारे के सारे होल नंबर शामिल हैं, प्लस कुछ एडिशनल नंबर्स आ गए जो कि नेगेटिव नंबर्स हैं। फिर आता है रैशनल नंबर का सेट। तो रैशनल नंबर भी ऐसा सेट है जिसके अंदर पुराने सारे नंबर्स आ जाएं, प्लस कुछ एडिशनल नंबर्स भी आ गए जो कि हमारे पास फ्रैक्शन वाले नंबर्स होते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए 1 और 2 है, 1 और 2 तो है नंबर्स, बट 1 से लेकर अगर 2 तक मुझे जाना हो तो 1 और 2 के बीच में हमारे पास और भी बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं। 1.5 भी तो है इसके बीच में, 1.1 है, 1.2, 1.3, सो ऑन। अब आप यहाँ पे नोट करें, मैं कुछ और नंबर एडिशनल लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको शो करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1.1 और 1.2 या 1 और 1.1 के बीच में भी तो बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं, जैसे 1.01, 1.02, 1.03 एंड सो ऑन, फिर 1.09 और फिर जाके हम पहुँचेंगे 1.1 पे। 1.1, 1.01 और 1.02 के बीच में 1.012, 1.011, 1.012, 1.013, ऐसे करते करते 1.0019 और फिर 1.02 आ जाता है। सो अगर मैं इन वैल्यूज़ को लूँ, एक लाइन बनाऊँ कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और फिर मैं कहूँ 1.1, अगर इस एरिया को मैं जूम इन करूँ तो ये खुल जाएगा, इसको मैं जूम इन करूँ तो ये खुल जाएगा, इसको भी मैं जूम इन करूँ, ये मैं इनफाइनाइटली इसको जूम इन करता जाऊँ, नंबर्स ख़त्म ही नहीं होते कभी। यानी कि आपसे मैं कहूँ कि 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं, कितने रियल नंबर्स हैं, तो फिर आपका जवाब होना चाहिए इनफाइनाइट, सॉरी। तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं हमारे पास, कोई भी दो नंबर्स के बीच में। इनफाइनाइट नंबर पॉसिबल कैसे हैं? बिल्कुल पॉसिबल है, यही तो मैथ्स की दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स के मैथ्स में ऐसी चीज़ें हम पढ़ते हैं जो कि एक आम बंदा पढ़ेगा तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। यानी कि बिल्कुल है, यस, आप जो नंबर ज़रूरत होती है वो आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं। बिल्कुल बहुत इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ये तो वो नंबर्स हैं जो कि उस कैटेगरी में आते हैं जो कि आगे जाके ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे भी नंबर्स आपने देखे होंगे जो कंटिन्यू चल रहे होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी हम। तो ये थोड़ा-सा मैं आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कुछ बता रहा था कि देखो फ्रैक्शंस की क्या पोटेंशियल है, फ्रैक्शंस कितने हो सकते हैं। ओके, सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स हैं, प्लस अब हम कुछ एडिशनल चीज़ें पढ़ते हैं, मैं एग्जांपल्स यहाँ दूंगा, पॉइंट्स यहाँ नोट करूँगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब देखें, आपने देखा कि 5 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 2.5, अच्छा 4 को डिवाइड कर दिया 8 से तो आ गया 1.1/2 या फिर 0.5 आ गया, या कुछ भी आप ले लें। 3 को डिवाइड कर दिया 4 से तो 0.75 आ गया, वगैरह वगैरह। ये जो नंबर्स हैं, अगर आपने एक चीज़ नोट की हुई, इनमें ख़ास बात यह है कि पॉइंट के बाद ये नंबर्स कुछ डिजिट तक जाकर ख़त्म हो जाता है। कोई नंबर मैं ले लूँ 0 पॉइंट या 10.570, आगे कोई नंबर नहीं है। तो इस तरह ऐसे नंबर्स जो कि पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स तक के जाकर ख़त्म हो जाते हैं, आगे कोई नंबर नहीं है, इसमें आगे कोई नंबर नहीं है, इसके आगे कोई नंबर नहीं, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो दे आर कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस।
DF मीन्स डेसिमल फ्रैक्शन, ये कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। हम डेसिमल फ्रैक्शंस की कुछ टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो डेसिमल फ्रैक्शंस ये कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो कुछ डिजिट्स तक जा करके ख़त्म हो जाते। जैसे अगर ये देखूँ डेसिमल के बाद इसके 5 डिजिट्स हैं, उसके बाद ख़त्म हो गया ये। यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस तक उसके बाद कोई नंबर नहीं है। यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस तक उसके बाद कोई नंबर नहीं है। 1 डेसिमल प्लेस के बाद कोई नंबर नहीं है। तो दे आर कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पर हम पॉइंट लिख लेते हैं कि ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आर बल्कि डायरेक्ट लिख लेते हैं, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस बिलोंग टू रैशनल नंबर्स। ओके, क्लियर। ओके, इसके बाद हम ज़रा कुछ ऐसे नंबर्स भी देख लेते हैं जो कि इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। जैसे कि आपसे मैं कहूँ कि 1 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, तो आप ज़रा कीजिए। 3 हम 1 को अंदर रखेंगे, 3 को बाहर, और ये नहीं हो सकता तो हमें 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा या 0 लगाना पड़ेगा। ये 10 बन गया तो 3 3 आर 9, फिर माइनस करेंगे 1 बच गया, अगेन हम 0 लगाएंगे 3 3 आर 9, फिर 1 बच गया, और ये सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं होगा। 3 3 9 आप करते जाएँ, 1 बचता जाएगा, और आपके पास जो वैल्यू आएगी 0.3333 कंटिन्यू। तो इसका आंसर आया 0.333, और ये जो 3 है ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा। इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ऊपर डैश लगा देते हैं या फिर इसके ऊपर एक पॉइंट लगा देते हैं। इसका मतलब होता है कि ये जो 3 है ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। जितने डिजिट्स रिपीट होंगे उसके ऊपर हम इस तरह शो कर देंगे। जैसे मैं कोई नंबर लेता हूँ आपसे, मैं कहता हूँ कि कोई वैल्यू है 2.273 273 273। अब ये जो 273 है ये रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2.273, और उसके ऊपर मैं ये डॉट्स लगा दूँ इन तीनों के ऊपर, क्योंकि यही 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, रिपीटिंग डिजिट होगा वो पॉइंट से पहले वाला भी हो सकता है, बाद वाला भी हो सकता है, बट पॉइंट के बाद वैल्यू कंटिन्यू चल रही होगी, वैल्यू ख़त्म नहीं होगी आगे जाके, सही है। तो दे आर कॉल्ड एज रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग। देखो ऊपर वाले जो थे वो टर्मिनेटिंग थे, टर्मिनेटिंग मतलब वो आगे जाके ख़त्म हो जाते थे, बट दे आर नॉट एंडिंग। ये जो डिजिट्स हैं ये रिपीट होते जा रहे हैं और ख़त्म नहीं हो रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, और इसको रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। रिकरिंग का मतलब भी सेम होता है कि ये ख़त्म भी नहीं हो रहे और रिपीट होते चले जा रहे हैं, सही है। तो दे आर कॉल्ड एज रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। सो ये बात आप यहाँ पे नोट करेंगे कि ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस बिलोंग टू रैशनल नंबर्स, ठीक है। ओके, लास्ट पॉइंट जो है इसका वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ मैं। वो मैं आपको इर्रेशनल के साथ साथ बताऊंगा, बल्कि यहीं पे थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको इर्रेशनल भी इसी के अंदर बता देता हूँ। ओके, अभी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, यहाँ तक के बात समझ में आ गई आप लोगों को। ओके, सो यहाँ पर आप ये जो मैंने जितने भी टाइप्स पढ़ाए हैं डेसिमल फ्रैक्शंस के और कॉमन फ्रैक्शन वाले, तो ऑलरेडी वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रैशनल नंबर ही होगा। बट टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस के अंदर डेसिमल फ्रैक्शन की ये जो 2 टाइप्स हैं ये जो है ना कैटेगरी में आते हैं रैशनल नंबर के। इसके अलावा एक और कैटेगरी भी है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, वो कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर्स। वो क्यों इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं उसके बारे में देखो, सिंपल सी बात है। डेफिनेशन जो है, मतलब ये जो डेफिनेशन है रैशनल नंबर की, ये सारी चीज़ों को बयान कर रहा है। इसको समझने के लिए डिटेल थी सारी। ये कहता है कि अगर आप किसी भी 2 इंटीजर्स का रेशियो है, रेशियो कहते हैं एक को दूसरे से डिवाइड कर दो तो रेशियो बन जाता है, या क्वोशंट भी कहा जाता है इसको। ये क्यू का वर्ड क्वोशंट से ही निकला है। इसको भी आर ना कहने की वजह एक और भी है, आप कह सकते हैं कि रैशनल नंबर है तो आर कह दो ना इसको। उसकी वजह है कि रियल नंबर को हम आर से शो करते हैं, ठीक है। तो 2 एक जैसे नहीं हो सकते, दैट्स वाई। तो क्यू का वर्ड क्वोशंट से निकला है। क्वोशंट का मतलब कि 2 नंबर जो डिवाइड करते हैं जो आंसर है दैट इज कॉल्ड क्वोशंट, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं इनकी ख़ास बात ये है कि जब नंबर कोई टर्मिनेट हो जाता है उसको भी आप 2 इंटीजर्स के फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ओके, अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको भी आप किसी 2 इंटीजर्स के रेशियो में लिख सकते हैं। बट अगर कोई वैल्यू ऐसी है कि वो ना तो वो टर्मिनेट हो रही है,
यानी कि उसकी जो वैल्यू है ना तो ख़त्म हो रही है, डिजिट्स आगे चलते जा रहे हैं, और ना तो वैल्यूज़ जो उसके जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। अब देखिए बिल्कुल रैंडम डिजिट्स हैं हमारे पास, 1 के बाद 4, फिर 1 5 9 2 6 5 3 9 कंटिन्यू चल रहा है। तो जो ऐसा नंबर है इसको हम रैशनल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटीजर्स, यानी कि जो p और q हमें इंटीजर्स कह रहा हूँ उसको, तो इसको आप दो इंटीजर्स के रेशो में नहीं लिख सकते। इस वजह से ये जो है ना रैशनल नंबर नहीं कहलाता, बल्कि ये कहलाएगा इर्रेशनल नंबर। ओके, मैं थोड़ी सी जगह जो हमारे पास यहाँ पर है इसके अंदर मैं आपको इर्रेशनल नंबर को थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। देखो आप यहाँ पे पॉइंट नोट करें कि ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस बिलोंग टू इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इर्रेशनल की डेफिनेशन, सेट बिल्डर फॉर्म, और थोड़ा सा इसकी डिटेल बाकी है, वो मैं आपको अभी, आप ये अगर नोट करना चाहें नोट करें, उसके बाद मैं इसको मैं रब करके आप कंटिन्यू करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ओके क्लास, तो कंटिन्यू करते हैं हम। रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। ओके, तो हमने रैशनल नंबर्स के अंदर 2-3 पॉइंट्स पढ़े हैं। नंबर 1, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स। और तीसरी बात हमने ये पढ़ी कि ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स, क्योंकि दे आर द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स। ठीक है, ये बात हमने पढ़ी। और अब बात करते हैं इर्रेशनल की। तो इर्रेशनल के अंदर हम अगर बात करें, सो रैशनल नंबर का टॉपिक वैसे हो चुका है, बट यहाँ पे एक चीज़ को मैं और ऐड करूँगा, जो पॉइंट नंबर 4 है इसका, वो हम इसमें ऐड करेंगे जो कि बाद में। तो ये कहता है कि x कोई नंबर है, x, उसकी प्रॉपर्टी ये है कि x जो है दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, वेयर p एंड q आर 2 इंटीजर्स एंड दैट्स इट। इसमें उस कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर वो 0 है या नहीं क्या फ़र्क पड़ता है। ये वो नंबर्स ही नहीं है जिनको दो रेशियोज़ में लिखा जाए। ठीक है, इंटीजर के दो इंटीजर्स के रेशियो में लिखा जाए, तो फिर ये कौन सा नंबर है, यानी कि कौन है ये नंबर्स, कहाँ से आते हैं ये, तो थोड़ा इस चीज़ को हम देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी, ये बात तो ठीक है, समझ में आ गई कि नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ये ख़त्म नहीं होते, एक तो चलते जा रहे होते हैं, दूसरी बात कि नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, रिपीट भी नहीं हो रहे होते हैं। ये किस तरह के नंबर्स हैं जो कि ना तो ख़त्म होते चले जा रहे हैं और ना रिपीट हो रहे हैं। तो ये नंबर्स बेसिकली, ये बात तो ठीक है कि ये ऐसे नंबर्स हैं, बट जैसे कि हमने देखा कि वो जो इंटीजर्स थे, वो जो डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, वो किस तरह फॉर्म होते हैं, दो नंबर को डिवाइड करके फॉर्म होते हैं, है ना। ये बात हमने डिस्कस कर ली कि फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है तो दो नंबर को डिवाइड करके बन रहे होंगे, लेकिन ये नंबर्स कैसे फॉर्म कैसे होते हैं, बनते कैसे हैं, तो उसका जवाब ये है कि आपने कुछ इस तरह के नंबर्स पढ़े होंगे। जैसे चलो मैं स्टार्ट लेता हूँ मैं ज़रा वहाँ से। आपने पढ़ा है एक चीज़ जिसको कहते हैं स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट क्या होता है बेसिकली, इसकी शुरुआत हुई थी यहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा। अगर मैं एक ऐसी ट्राइंगल लूँ जिसकी दो साइड हैं 1-1 और उसका जो हाइपोटेनस है इसको मैं x कह देता हूँ, ये मैं मालूम करना चाह रहा हूँ। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, उसमें वो ये कहता है कि ट्राइंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड है वो बराबर होती है बाकी, उसका स्क्वायर बराबर होते बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 2 के, तो एक्स बराबर हो गया √2।
अब ये जो √2 है इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट की गई तो ये 1.14 कंटिन्यू चल रही थी, आगे डिजिट्स मुझे याद नहीं, बट ये ऐसे नंबर्स आ रहे थे जो ना तो रिपीट हो रहे थे ना तो ये ख़त्म हो रहे थे, यानी कि ये 100 और मतलब चलते जा रहे थे एक तो इन्फिनिटी तक के, मतलब डिजिट्स ख़त्म नहीं हो रहे थे इसके कभी, और दूसरा ये कि उसके जो डिजिट्स हैं वो रैंडम थे, रिपीट भी नहीं हो रहे थे। तो ये वो नंबर्स हैं जो कि यानी कि एक आइडिया आपको हो गया होगा, अगर स्क्वायर रूट आप किसी नंबर का लेते हो तो उससे जो नंबर आपके पास फॉर्म होता है अगर वो फ्रैक्शन में आ रहा है तो वो जो है ना वो आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर, सही है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे तो पहली बात ये है, अब ज़रा यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शंस के टर्म्स में बात अच्छे समझ में नहीं आती, इसको ज़रा हम उन नंबर्स में कन्वर्ट करके देखें जो फ्रैक्शन के अलावा मतलब आप डायरेक्ट लिखते हो। तो मैं कहूँगा कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिलोंग टू इर्रेशनल नंबर, क्यू डैश कहते हैं इसको, सही है ना, क्यू डैश लगा तो इर्रेशनल बनेगा, क्यू होगा तो वो रैशनल कहलाएगा, ठीक है। तो यानी इसका मतलब है, अच्छा मैं ज़रा आपको बता दूं कि हमारे पास दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक होते हैं परफेक्ट स्क्वायर और एक होते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है, जैसे आपको पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या है 9 है, 4 का स्क्वायर है 16, इस तरह 25, 13, 36 एंड सो ऑन, ठीक है। अब से अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप 1 का रूट लेते हो तो आंसर क्या आता है 1, यानी कि ये रूट से निकल गया तो आंसर आया हमारे पास एक होल नंबर। अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट लेता हूँ तो हमारे पास आंसर आता है 2। स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर का उलट होता है, अगर 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 का रूट 2 होगा, 3 का स्क्वायर अगर 9 है तो 9 का रूट 3 होगा। तो ये वो यानी कि तो हमारे पास जो नंबर आते हैं वो होल नंबर्स में आते हैं, ये एक होल नंबर है या एक इंटीजर है और या एक या रैशनल नंबर है, सही है, समझ में आ रही है बात। अगर किसी परफेक्ट, ये कहलाते हैं परफेक्ट स्क्वायर, ये जो नंबर्स इस तरफ मैंने लिखे हुए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ये ऐसे नंबर्स हैं जो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। तो यानी कि परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होते हैं जो किसी न किसी नंबर के स्क्वायर होते हैं। तो अगर मैं इन नंबर्स का रूट लेता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो डायरेक्ट होल नंबर्स में आती है। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर जिनका रूट जो है ना जो स्क्वायर नहीं हो किसी नंबर के, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 10 है। तो जैसे फॉर एग्जांपल √2 हो गया, √5, √10, √3, कुछ भी ले लो। अगर आप किसी आप कहोगे 90 है तो 90 को हम फैक्टराइज करते हैं 9 और 10 में, तो 9 तो निकल जाएगा रूट से, लेकिन 10 तो अंदर ही रह जाएगा ना, तो वो रूट से नहीं निकलेगा। तो कोई भी अंडर रूट वाली वैल्यू आ जाए जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, जो रूट से बाहर नहीं निकल सकती, तो उसका जो आंसर होगा वो हमेशा इसी टाइप का आ रहा होगा कि वो उसके डिजिट्स नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे, डेसिमल फ्रैक्शन इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो वो सब आ जाते हैं कैटेगरी में इर्रेशनल नंबर्स के, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ नंबर्स हैं, जैसे कि पाई के बारे में सबने सुना होगा, यहाँ नज़र नहीं आ रहा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे हम यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ। जैसे कि पाई है, पाई की वैल्यू होती है 3.1415926539 और आगे मुझे नहीं पता, इतने डिजिट्स मुझे याद है बस। सो ये जो वैल्यू है ना, ये भी इसी तरह की वैल्यू है जो कि कंटिन्यू चल रही है और इसके डिजिट्स रैंडम है, यानी कि ना तो ये रिपीट, ना तो इसके डिजिट्स आगे जाके ख़त्म हो रहे हैं, ना तो ये रिपीट हो रहे हैं, इसी तरह चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये आता है इर्रेशनल नंबर्स के अंदर। इस तरह एक और नंबर है जिसको हम ई कहते हैं, ऑयलर कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 3.7281828484 और ये इसी तरह कंटिन्यू चल रहा है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको कहा जाता है, इसको कहते हैं ऑयलर कांस्टेंट। तो ऑयलर एक साइंटिस्ट का नाम था, मैथमेटिशियन का नाम था। ऑयलर कांस्टेंट एक मैथमेटिशियन का नाम था ऑयलर, उसने ये यानी कि वैल्यू जो है ना सबसे पहली बार यानी कि उसने इन्वेंट की थी, उसने यूज़ की थी। इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू, कैलकुलस अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा इसके बारे में। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के अंदर ये यूज़ किया जाता है। जैसे कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे तो उसका जो ग्राफ बनता है इस तरह अपवर्ड जा रहा होता है,
वो क्या है, वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो ई टू द पावर यानी कि एक्स करके हम वैल्यू जो है ना प्लॉट करते हैं वैल्यूज़, ठीक है। ओके, तो ये कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं इर्रेशनल नंबर्स की। अच्छा, यह बात यहाँ तक मैं इसको स्क्वायर रूट तक के महदूद नहीं रखूँगा, बल्कि मैं आपसे कहूँ कि क्यूब रूट अगर आप किसी नंबर का लेते हो, अगर मैं क्यूब रूट 8 का लेता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 2, जो कि एक रैशनल नंबर है। बट अगर मैं क्यूब रूट लेता हूँ 4 का, तो 4 परफेक्ट स्क्वायर तो है लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये बात याद रखिएगा, सही है। तो 4 का जो रूट हो, क्यूब रूट होगा, उसकी भी वैल्यू कुछ अजीब सी होगी। या फिर पावर 4, सॉरी, 4th रूट आप ले लो, 5th रूट आप ले लो, कोई भी रूट आप ले सकते हो, है ना। पता है nth रूट तक की अगर मैं कहूँ बात, nth रूट किसी ऐसे नंबर का जो कि परफेक्ट पावर n नहीं बनता, तो वो सारा का सारा इर्रेशनल नंबर के अंदर आ जाएगा, सही। यानी कि जैसे आप 10th रूट ले रहे हो 10 का, आपको पता है 10 किसी भी वैल्यू का 10th पावर नहीं बनती। अगर 1024 आप लेते हो, 1024 जो है वो 2 की पावर 10 बनता है, उसका अगर आप 10th रूट लेते हो तो आंसर आता है 2। बट अगर आप किसी ऐसे नंबर का 10th रूट ले रहे हो जो परफेक्ट पावर नहीं है, उस वैल्यू 10 पावर नहीं है वो परफेक्ट किसी नंबर का, तो उसका आंसर भी इसी तरह डिजिट्स के अंदर आ रहा होगा, जो कि आता है इर्रेशनल नंबर्स के अंदर। क्लियर? आई थिंक कि यहाँ तक के काफ़ी है। आप जो आपकी प्री रिक्विजिट चीज़ें हैं ना, ओके। तो यहाँ पर जो मैं बात नोट करना आपको करवा रहा था, चौथी बात वो ये है कि ऑल स्क्वायर रूट्स के, यहाँ पे मैं आप थोड़ा सा रब कर देता हूँ इस चीज़ को, ओके। सो ऑल स्क्वायर रूट्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स बिलोंग टू रैशनल नंबर्स, ठीक है। जितने भी, अगर आप रूट की बात करें तो अगर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो वो बेसिकली आपका रैशनल नंबर कहलाएगा। बट अगर रूट किसी इर्रेशनल नंबर का आप किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का लेंगे तो वो इर्रेशनल बन जाएगा। अच्छा, तो अगर आप ऐसे लेते हो 2 प्लस अंडर रूट 2, वो भी इर्रेशनल नंबर ही होगा। थोड़ा सा भी रूट का अगर आपने मिलावट कर दी उसमें तो वो पूरे के पूरे नंबर को इर्रेशनल बना देगा, ठीक है। आपका आंसर 1.41 जो भी रैंडम डिजिट्स आए उसमें 2 प्लस करो 3.14 समथिंग बन जाएगा। वो भी क्या है, वो भी एक इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। डिजिट्स तो तब भी वहीं रहेंगे ना। तो थोड़ी सी, अगर आप मल्टीप्लाई किसी करते हो, किसी इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई भी करते हो तो भी आंसर इर्रेशनल आएगा। अगर आप ऐड भी करते हो या सब्ट्रैक्ट भी करते हो तो भी आंसर आपका इर्रेशनल आएगा, ठीक है। क्लियर? सो ये था कॉन्सेप्ट पुरानी चीज़ों का। अच्छा, इसके बाद क्या है, हमारे पास दो सेट बने, एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर का, क्यू और क्यू डैश का। तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो फिर ये मैथमेटिशियंस ने ये देखा कि एक ऐसा सेट होना चाहिए जिसके अंदर अब तक के जितने भी सेट हमारे पास, जितने भी नंबर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उन सबको हम यूनाइट करके एक सिंगल सेट बना दें। यानी कि उनका यूनियन लें और एक सिंगल सेट बनाएं जिसके अंदर अब तक के मौजूद सारे के सारे नंबर्स शामिल हो जाएं। तो फिर वहाँ पे कॉन्सेप्ट आया रियल नंबर का। रियल नंबर को आर से शो करते हैं और इसको हम इस तरह सिंपली शो करते हैं कि रियल नंबर इज़ अ यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। रियल नंबर इज़ अ यूनियन सेट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। सिंपली यानी कि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उन सबको उठा लो, एक बास्केट में डाल दो, और जितने भी इर्रेशनल नंबर्स हैं उन सबको उठा को एक बास्केट में डाल दो। तो जो टोटल जो वो आएगा आपके पास, यानी कि जो बास्केट के अंदर टोटल नंबर्स होंगे वो सब के कहलाएंगे रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है रियल नंबर्स का। तो रियल नंबर्स के बारे में कहा जाता है कि एवरी नंबर इज़ रियल नंबर, क्योंकि जितने भी रियल वर्ल्ड की एप्लीकेशंस में हमारे नंबर्स यूज़ होते हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। ये 16वीं सेंचुरी तक के ये था, बट बाद में क्या हुआ। अच्छा, बात इस जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं वो कुछ थोड़ी सी वेयर्ड चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो अब यहाँ तक तो ठीक था। अगर मैं आपसे पूछूं, आप वीडियो पॉज करें और ज़रा सोचें 2-3 मिनट कि आपको क्या लगता है कि जितने भी नंबर्स अब तक हमने पढ़ लिए, क्या नंबर्स यहीं तक होते हैं? क्या इसके अलावा कोई नंबर पॉसिबल है? जितने भी ऑपरेशंस आपके पास अवेलेबल हैं वो करके चेक कर लीजिए। आप लोग अंदाज़ा लगाइए आपके पास, क्या आपका जहन बग़ैर किसी एक्सटर्नल नॉलेज के ये गेस कर सकता है कि क्या इसके अलावा भी कोई नंबर पॉसिबल है? आपने कभी सोचा कि अगर मैं ये कर दूं तो क्या हो जाएगा, है ना? तो अगर आप इस बात का आंसर आपके जहन में कुछ ना कुछ आ गया तो ये तो यानी कि बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो चलें हम स्टार्ट करते हैं, हम अब पढ़ लेते हैं अब बाकी की चीज़ें।
ओके, तो इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है इमेजिनरी नंबर्स का। और यहाँ से हमारा गेम स्टार्ट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं बेसिकली? इमेजिनरी नंबर्स की शुरुआत यहाँ से हुई कि एक मैथमेटिशियन था, उसका नाम एग्जैक्टली मैं भूल गया, गेनॉल्ट पता नहीं ऐसे कोई नाम था। मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा हिस्ट्री, बट फ़िलहाल अब अगर मैं इस चीज़ के ऊपर देखूँ तो इमेजिनरी नंबर्स की शुरुआत वहाँ से हुई कि एक मैथमेटिशियन ने सोचा कि जब हम किसी नंबर का रूट ले रहे हैं, तो जब हम रूट ले रहे हैं किसी नंबर का, वो हम ले रहे हैं पॉजिटिव नंबर्स का, तो हमारे पास इर्रेशनल नंबर वजूद में आए। लेकिन अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर पुट कर दूं, तो फिर क्या होता है देखें। तो यहाँ पर शुरुआत हुई इमेजिनरी नंबर्स की। तो बेसिकली ये जो नंबर निकल कर आया, यहाँ इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं था उस टाइम पे। तो उसने कहा ये बिल्कुल ही अजीब किस्म के नंबर्स हैं, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, मतलब रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते और रियल नंबर्स के अंदर ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये यानी कि कोई मतलब ऐसी हवाई बातें हैं एक तरह से। इमेजिनरी नंबर का नाम उस टाइम इसको इसलिए दिया गया क्योंकि इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन कोई नहीं थी, सिर्फ यानी कि एक फैंसी नंबर्स की तरह इनको ट्रीट किया जाता था कि ये होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। आप नेगेटिव वैल्यू रख दो रूट के अंदर तो आपके पास इस तरह से ये नंबर्स बनते हैं। अच्छा, तो फिर हुआ ये कि इन्होंने कहा कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -1 × 9, क्योंकि नेगेटिव नंबर इज़ -1 मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव नंबर, यानी कि कोई भी माइनस नंबर हो, नेगेटिव नंबर अगर कोई भी है तो उसको आप -1 यानी मल्टीपल ऑफ -1 शो कर सकते हो पॉजिटिव नंबर को, यानी कि -1 से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो आप किसी भी नेगेटिव नंबर को इस तरह से आप शो कर सकते हैं। ठीक है, कि कोई भी नंबर है उसी को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो नेगेटिव नंबर बन जाएगा। सही है, तो ये हमने क्या कर दिया कि हमने कहा कि -1 × 9 कर दिया। अब मैंने रूट के अंदर -1 अलग कर दिया और 9 अलग कर दी। चीज़ आप प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, रूट की प्रॉपर्टी है कि अगर आप नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको आप अलग अलग कर सकते हो, रूट को कंबाइन भी कर सकते हो। तो हमने रूट्स को अलग अलग कर दिया। यहाँ पर जो √9 है इसका तो आपको ऑलरेडी पता है, इसका आंसर आ गया 3। बट ये जो √-1 है, यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ को इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने कहा कि जो √-1 है ना, ये चीज़ बराबर है आयोटा के, और आयोटा की स्पेलिंग है IOTA। ये ग्रीक लेटर है आयोटा, दिखने में आई की तरह है बट इसको आयोटा कहते हैं। ये थोड़ा सा इटैलिक स्टाइल में बनता है। ठीक है, तो क्या करें कि आप इस चीज़ को कह दें आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा 3 × आयोटा। आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 कह दो या 3 × आयोटा कह दो। सही है, तो ये चीज़ जो कहलाती है ये कहलाती है इमेजिनरी नंबर। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि √-5 है। कहते हैं कि इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर कोई भी नंबर है रूट के अंदर जो नंबर है उसको सॉल्व करें जैसे रियल नंबर सॉल्व करते हैं, आप नेगेटिव साइन हटा के आप बाहर लगा देंगे आयोटा, तो आपका क्या बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। सही है, जैसे 25 √25 लिखा है माइनस का, तो 25 का रूट होता है 5 और नेगेटिव साइन की वजह से आ गया आयोटा। √-3 लिखा हुआ है, तो √3 तो रूट से निकल नहीं सकता, बट माइनस का साइन हटा के हम लगा देंगे आयोटा। तो ये जो नंबर्स हैं आयोटा वाले, दैट आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स, यानी कि जब नेगेटिव नंबर आ जाता है रूट के अंदर तो उस सूरत में ये वैल्यू बनती है। आयोटा क्या है, आयोटा की एक वैल्यू है, यानी कि एनी रियल नंबर विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय √-1 या मल्टीप्लाइड बाय आयोटा इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और ये इमेजिनरी नंबर्स हमारे पास इसी तरह से फॉर्म होते हैं, और इसको हम यूँ समझ लें कि इसके बारे में बताऊँ तो ये उस टाइम पे इसकी यूज़ वगैरह नहीं था कुछ ख़ास, तो इसलिए इसको इमेजिनरी नंबर्स कहा जाता था। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूँ तो इसकी यूजेस हैं काफ़ी सारी। ठीक है, आपको मैं लिस्ट यहाँ पर भी शो कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सिग्नल प्रोसेसिंग में यूज़ है। इसके अलावा सिग्नल प्रोसेसिंग से मुराद टेलीकम्युनिकेशन के अंदर इसका यूज़ होता है, और जब वेव्स वगैरह के सिग्नल्स होते हैं ना, उनको जो है ना कंप्यूटर्स के ज़रिए जो है ना डिटेक्ट किया जाता है उनकी फ्रीक्वेंसीज़ को, तो वहाँ पे इसका यूज़ है। म्यूज़िक के अंदर इसका यूज़ होता है। इसके अलावा हमारे पास सेलुलर नेटवर्क्स में इसका यूज़ होता है, और क्वांटम मैकेनिक्स में इसका यूज़ है। इसके अलावा न्यूरल नेटवर्क्स जो ब्रेन के वेव्स होते हैं उसके अंदर इसका यूज़ है। इसके अलावा एक और, हाँ, डीसी
एसी एनालिसिस में इसके ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है आपका, तो करंट फ्लक्चुएट करता है, उसके भी वेव फंक्शंस होते हैं, तो उसके अंदर भी ये चीज़ यूज़ की जाती है सर्किट एनालिसिस के अंदर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले जो है ना, अगर आप आगे जाके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं या कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उसको देख रहा है तो उसको ज़्यादा अच्छे से पता होगा इसका यूज़ है या नहीं है। वैसे मैं सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, बट आई थिंक वो ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को रिलेट कर सकता है, ठीक है। तो आयोटा का जो यूज़ है वो बाद में जो है ना यूज़ यानी कि आया, यानी कि उससे ये कि मैथ्स के अंदर जो भी चीज़ इन्वेंट होती है उस टाइम जो मैथमेटिशियन है, प्योर मैथमेटिशियन, वो इस चीज़ को नहीं देखता कि इसकी एप्लीकेशन होगी या नहीं होगी, वो अपने इमेजिनेशन से चीज़ों को इन्वेंट कर देता है। बट यानी कि मैं कहूँ यानी कि एक अमेजिंगली होता ये है कि उसका कहीं ना कहीं आगे जाके यूज़ लाजमी हो जाता है। कि अभी के दौर में आप कोई ऐसी चीज़ टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, ईजाद कर, आपको लगता है कि मैथ्स में इसका यूज़ नहीं होगा, बट अभी नहीं तो 100 साल बाद उसका यूज़ जो है ना हो रहा होगा। लेकिन तो मैथ्स जो है ना, वो जितनी भी नंबर से रिलेटेड हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, यानी कि जितनी भी दूसरी साइंसेज है, फिज़िक्स हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, फाइनेंस हो गया आपका, बायोलॉजी तक के, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तक के जो है ना मैथ्स का यूज़ है। सो मैथमेटिक्स जो है ना वो यानी कि लैंग्वेज है यूनिवर्स की, और साइंस की लैंग्वेज है ये, इस वजह से इसकी काफ़ी अहमियत है। तो इमेजिनरी नंबर्स काफ़ी यानी इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इस बारे में आपको थोड़ा सा बता रहा था कि यानी देखने में फैंसी नंबर्स हैं कि आप नेगेटिव नंबर डालो तो आयोटा बन जाएगा, बट इसका यूज़ है रियल लाइफ में, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर्स अगर आपको क्लियर हो गए हों तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं कि इसके बारे में कहा जाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स, या कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। यानी कि रियल नंबर्स जो कि बिल्कुल अलग हैं, इमेजिनरी नंबर्स जो कि बिल्कुल अलग हैं, इन दोनों का अगर आप कॉम्बिनेशन देखें तो वो कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी कि एक ऐसा सेट होना चाहिए जिसमें सारे के सारे रियल नंबर्स और सारे के सारे इमेजिनरी नंबर्स को कंबाइन करके डाला जाए, तो वो आपके पास सेट बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। इसको डिनोट करते हैं सी से। अच्छा, इमेजिनरी नंबर्स को डिनोट करते हैं आई से, ठीक है, और रियल नंबर्स को डिनोट करते हैं आर से। तो मैं सी के बारे में ये कह सकता हूँ कि सी इज़ दी यूनियन ऑफ आर एंड आई। ये बात ठीक है बिल्कुल, बट यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर्स भी आ जाते हैं जो कि आर और आई के अलावा भी हैं। जैसे कि हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, जब आपने रियल रैशनल नंबर पढ़ा तो मैंने ये देखा कि अगर आप 2 के अंदर आप रैशनल में इरेशनल को प्लस करते हो, जो आंसर आता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। लेकिन इस केस में रियल और इमेजिनरी में ऐसा नहीं होता। अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ, z कोई नंबर है मेरे पास, तो अच्छा पहले मैं आपको बता दूं, जैसे 2 + 3 आयोटा, ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, ये दोनों सेपरेट ही रहेंगे। 2 एक रियल नंबर है, 3 आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। तो यहाँ पे आयोटा है नहीं, वरना ये 5 आयोटा हो जाता। यहाँ पे आयोटा है तो इस वजह से ये डायरेक्ट ऐड करके 5 भी आंसर नहीं आ सकता, ना तो 5 आयोटा आंसर आ सकता है। उसके लिए शर्त है दोनों में आयोटा होना चाहिए, दोनों में आयोटा नहीं होना चाहिए। सो इस टाइप के नंबर्स हो जाते हैं वहाँ पे, तो वो थोड़ी सी अलग चीज़ आ जाती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी कि एक ऐसा सेट है जिसके अंदर रियल और इमेजिनरी सबको कंबाइन करके हम भरते हैं, और कुछ एडिशनल नंबर्स ऐसे होते हैं कि दोनों का सम आ जाता है उसके अंदर, सही है। बल्कि हर नंबर को हम इनका सम लिख सकते हैं। मैं ज़रा इसका नोटेशन लिख दूँ कि z जो है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, बराबर है a + b आयोटा, जबकि इस फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको, इसमें a और b जो है ना वो बिलोंग्स टू रियल नंबर है, आयोटा इमेजिनरी नंबर है, और हमारे पास बेसिकली जो a वाला पार्ट है ये कहलाता है रियल पार्ट, और जो b आयोटा वाला पार्ट है ये कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। सही है। अच्छा, b तो रियल नंबर है, बट जब वो आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा इमेजिनरी नंबर, तो ये वाला इमेजिनरी पार्ट है, जबकि एक ये प्योर रियल पार्ट है। तो दोनों को प्लस या माइनस करेंगे तो हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर बन रहा होगा, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल एक रियल नंबर है a जो कि हमारे पास है 2, और एक इमेजिनरी नंबर है b जो कि है -3, तो हमारा जो z बनेगा इसका वो बनेगा 2 - 3 आयोटा, सही है। अच्छा, एक और चीज़ ये नोट करें कि जो नंबर्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं, इनको हम ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में लिखते हैं कुछ इस तरह से।
z कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर a, b। सही है। तो ये हमारे पास नोटेशन है, एक ये समेशन की फॉर्म है और एक ये ऑर्डर्ड पेयर वाली फॉर्म है। इसमें हम करते ये है कि प्लस या माइनस को हटा के कॉमा लगा देते हैं और आयोटा हम गायब कर देते हैं और बस दोनों तरफ ब्रैकेट लगा देते हैं। सही है। तो ये कहलाती है ऑर्डर्ड पेयर वाली नोटेशन इसकी, जिसमें हम इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं इस तरह से। ओके, तो आप ये सब नोट कर लीजिए और मैं रब करके आपको फिर कंटिन्यू करता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और उसके ऑपरेशंस और कॉन्जुगेट और मॉडुलाई, एंड फिर हम पढ़ेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, आर्गन डायग्राम एटसेट्रा। कुछ चीज़ें हैं जो कि जिसमें ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाएगी, बट आई बेट के इसको अगर आप शुरू से एंड तक के पूरी देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। ओके क्लास, तो कंटिन्यू करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स से। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास उसकी हम यानी कि मैं आपको अगेन एक दफ़ा मेंशन कर देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, उसकी नोटेशन, रिप्रेजेंटेशन, उसको कैसे लिखते हैं हम। तो z हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उसको लिखने का तरीका ये है कि या तो आप ऑर्डर्ड पेयर में लिखें a, b, या अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे तो आप a + b आयोटा लगाएंगे। याद रखिएगा कि ऑर्डर्ड पेयर के अंदर हम आयोटा को मेंशन नहीं करते हैं। ये इसमें भी हमारे पास अंडरस्टूड है कि जो पहले लिखा जाता है वो कहलाता है रियल पार्ट और जो बाद में लिखा जाता है वो कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। सही है। तो ये a रियल पार्ट है, b इमेजिनरी पार्ट है। हम सिर्फ उसका कोएफिशिएंट लिखेंगे आयोटा का, उसकी वैल्यू नहीं मतलब आयोटा साथ में मेंशन नहीं करेंगे हम। सही है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, तो ऑर्डर्ड पेयर में उसको मैं लिखूंगा 2, 3। अगर मेरे पास एक z है हमारे पास 5 - 6 आयोटा, तो मैं उसको लिखूंगा 5, -6। नेगेटिव साइन हम लेंगे बिल्कुल साथ में, क्योंकि ये नेगेटिव -6 जो है ना वो नंबर है। इससे एक बात क्लियर होती है कि यहाँ पे प्लस का निशान जो है ये जनरल टर्म में प्लस है, तो अगर माइनस आएगा इसका मतलब b की वैल्यू माइनस होगी। यहाँ पर तो प्लस ही आएगा, यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 + -6 आयोटा। तो यहाँ पर तो प्लस का निशान है, बस b की वैल्यू माइनस में है। सही है। तो उसको फिर हम 5 और -6 लिख देंगे इस तरह से। तो ये रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की। और इसमें कुछ टाइप्स आती हैं, जैसे कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि हमारे पास जैसे z = 5 है, तो ऐसा नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट यानी कि 0 हो जाए। अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका b 0 हो जाए, तो ऐसे नंबर को यानी कि कहा जाएगा प्योरली रियल नंबर। सही है। वो कहलाएगा प्योरली रियल, यानी कि यहाँ पे आयोटा वाला जो पार्ट है उसका कोएफिशिएंट 0 है b। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, इसको भी आप a + b आयोटा की फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं। बट यहाँ पे हमें सिर्फ 5 नज़र आ रहा है और आयोटा वाली फॉर्म हमें नज़र नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि उसका कोएफिशिएंट 0 है। क्योंकि 0 भी तो एक रियल नंबर है। हमने कहा a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो b के रियल नंबर में तो 0 भी आ जाता है, तो वो चीज़ नज़र नहीं आई। इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 है। तो यहाँ पर 5 है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को कहा जाता है प्योरली रियल नंबर। और रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो यहाँ से वो बात क्लियर हो गई कि सारे के सारे रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर को मिलाओ, और एडिशनल नंबर्स भी हो सकते हैं जैसे कि ये नंबर्स हैं, तो वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, बट यहाँ पे जो आयोटा वाला पार्ट है उसका कोएफिशिएंट 0 है, दैट्स वाई वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा हमें। ओके, तो इसको ऐसे लिखा जाता है रियल नंबर ऑफ z। ये कहलाता है रियल, अच्छा रियल पार्ट कहलाता है ये। मतलब जैसे कोई नंबर है, ये मैंने यहाँ पे बात चलो मैं मेंशन कर देता हूँ। जैसे मेरे पास एक z है, मैं इसको ले लेता हूँ। आप इस नंबर को जहन में रखें। इसका जो रियल पार्ट होगा वो होगा 3, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो होगा, क्या होगा वो उसका 3, सॉरी रियल पार्ट इसका होगा 2। ये देखिए ये रियल पार्ट है और ये क्या हमारे पास है 2, और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है 3। आयोटा नहीं आएगा इसके साथ इमेजिनरी पार्ट, यानी कि मैं सॉरी आयोटा लिखेंगे इसके साथ। हाँ, ये इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है 3 आयोटा। यहाँ पे हम आयोटा को मेंशन नहीं करें, बट सॉरी बी में आयोटा नहीं आता, बट इमेजिनरी पार्ट पूरा का पूरा क्या है आपका 3 आयोटा, और रियल पार्ट इसका क्या है 2। तो आर ई कहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ जाए, इसका मतलब हम रियल पार्ट की बात कर रहे हैं और आई एम जी यानी कि इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहे हैं। सही है। अच्छा, हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने प्योरली रियल को डिस्कस किया, तो एक प्योरली इमेजिनरी भी होता है। अगर आपका a 0 हो जाए तो हमारा z हमारा कुछ यूँ नज़र आ रहा होगा 5 आयोटा या 3 आयोटा। अब इसको 3 आयोटा जैसे हमारे पास है, तो 3 आयोटा को मैं 0 + 3 आयोटा भी तो लिख सकता हूँ। यहाँ पर ये जो 0 है ये क्या है,
ये एक रियल नंबर है और ये क्या है, एक इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पर भी तो समिशन हो रही है ना, यानी कि यहाँ पर भी हम सम ले रहे हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का, बट रियल पार्ट का कोएफिशिएंट यानी रियल पार्ट जो है ए वो 0 है, दैट्स वाई वो हमें नज़र नहीं आ रहा, हम 3 आयोटा डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको। तो ऐसे नंबर को कहा जाता है प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर, यानी कि ये सारे क्या हैं, प्योरली इमेजिनरी। मेरी राइटिंग काफ़ी गंदी है तो आप लोग जो मैं कह रहा हूँ उसको समझ जाया करें, सही है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इसकी रिप्रेजेंटेशन, और प्योरली रियल नंबर कब बनता है और प्योरली इमेजिनरी नंबर कब बनता है, और ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ठीक है, तो अब ज़रा हम आ जाते हैं ऑपरेशंस की तरफ, जो कि मेन हमारा काम है। और ऑपरेशंस हमारे पास थोड़े से लंबे हो सकते हैं, जिसके अंदर हम 4 ऑपरेशंस पढ़ेंगे। पहले मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों को एक साथ इसीलिए क्योंकि बहुत इजी है, इसमें कोई भी फार्मूला नहीं यूज़ हो रहा, कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल। जैसे आप नंबर्स को प्लस माइनस करते हैं, इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर को भी आप प्लस माइनस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, सही है, एक से नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ मैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लेता हूँ। एक इसको नाम देता हूँ Z1 का, जो कि हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, और एक Z2 जो कि हमारे पास है 4 - 2 आयोटा, सही है। अब एडिशन हम कर रहे हैं, तो जब आप Z1 + Z2 हम ऐड कर रहे हैं दोनों को, तो इसका सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि आप रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेंगे। आसान है काफ़ी, है ना। तो जिस तरह आप नॉर्मली, मैं आपसे कहूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है 2 + 2x, उसमें आप ऐड कर रहे हो 3 + 5x को, तो आप क्या करेंगे, 2 और 3 को प्लस कर देंगे और 2x के साथ 5x प्लस कर देंगे, 7x हो जाएगा। सेम गोज़ फॉर आयोटा। आयोटा भी एक तरह से एक नंबर है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आयोटा वाले पार्ट में आयोटा वाला और बगैर आयोटा यानी कि रियल पार्ट में रियल पार्ट, यानी कि 2 + 4 क्या हो गया, 6, 3 - 2 क्या हो गया, प्लस का आयोटा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है शुरू में, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 6 + आयोटा। तो एडिशन इज सिंपल, यानी कि अगर मैं इसका फॉर्मूला बताऊँ तो Z1 हमारे पास है AB और Z2 अगर हमारे पास है CD, तो Z1 + Z2 जो है वो बराबर होगा A + C B + D, सिंपल, सही है। मतलब कि पहले वाले में पहला वाला प्लस कर, दूसरे वाले में दूसरा वाला, क्योंकि पहले दोनों रियल हैं, बाद वाले दोनों इमेजिनरी हैं। रियल में रियल प्लस करना है, इमेजिनरी में इमेजिनरी, सिंपल कॉन्सेप्ट है। सेम गोज़ फॉर सब्ट्रैक्शन के अंदर भी हम यही करेंगे। मैं इन्हीं दोनों नंबर्स को ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं आपको सब्ट्रैक्शन करके दिखा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं करना चाह रहा हूँ Z1 - Z2, तो मैं क्या करूँगा, Z1 हमारे पास ये लिख देंगे हम 2 + 3 आयोटा, माइनस का निशान और ब्रैकेट लगा के, हम जब एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं तो याद रखें ब्रैकेट लगा दिया करें वैल्यू माइनस के निशान के बाद, क्योंकि वो साइन चेंज दोनों का होगा। ठीक है, अगर नहीं लगाएंगे तो माइनस का 4 और माइनस का आयोटा 2 आयोटा क्या लगेगा। हालांकि अब देखो असल वैल्यू क्या आती है, माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का 2 आयोटा हो जाएगा ये। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो रियल वाला, यानी कि वही सब्ट्रैक्शन हो रही है, बट कॉन्सेप्ट तो वही है। 2 - 4 बचेगा माइनस का 2, 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ये हो जाएगा 5 आयोटा। ओके, क्लियर। तो Z1 - Z2 की वैल्यू आ गई 2 - 2 + 5 आयोटा, सही है। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन आपने इस तरह से करनी है, बहुत सिंपल है। अब हम बात करते हैं ज़रा उसकी, हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की, बात कर लेते हैं हम थोड़ा, हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की, फिर हम डिवीज़न की भी बात करेंगे, बट मल्टीप्लिकेशन की पहले कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक Z1 है, मैं उसको मैं कह रहा हूँ A, B, या उसको आप A + B आयोटा लिख सकते हैं ऐसे। तो Z2 हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मैं कह रहा हूँ C, D। ठीक है, चूँकि वैल्यूज़ के साइन डिफरेंट होने चाहिए, दैट्स वाई हम कहेंगे C, D या फिर C + D आयोटा। ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और मल्टीप्लिकेशन का मतलब Z1 × Z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो A + B आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है C + D आयोटा के साथ। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करेंगे। तो तरीका ये कि आप पहला वाला पहले वाले से, फिर पहला वाला दूसरे वाले से, फिर दूसरा वाला पहले वाले से, फिर दूसरा वाला दूसरे वाले से, एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे जैसे आप अलजेब्रा में करते हैं। तो A × C क्या हो जाएगा AC,
ए इंटू डी आयोटा हो जाएगा ए डी आयोटा, फिर आपने करना है बी आयोटा इंटू सी, तो बी सी आयोटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय डी आयोटा, तो ये हो जाएगा बी और डी आयोटा, आयोटा हो जाएंगे आयोटा का स्क्वायर। अब आपसे मैं कहता हूँ कि आयोटा बराबर है √-1 के, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, -1 के। ये बात आपने जहन में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है आगे जाके, हर जगह आयोटा स्क्वायर आ रहा होगा तो आपने आयोटा स्क्वायर को क्या बनाना है, -1 बना देना है, सही। तो अब यहाँ पर देखिए आयोटा स्क्वायर आ रहा है तो मैं कहूँगा कि आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, तो ए सी प्लस, अब ये ए डी और बी सी इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ रहा है ना, ए डी प्लस बी सी, तो इसमें से मैं आयोटा को बाहर निकाल सकता हूँ, बिल्कुल ओके। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है बी इंटू डी, और आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूँगा, -1। अब मैं आपसे कहूँ कि बताइए कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, आयोटा बाहर है, यहाँ पे आयोटा ख़त्म हो गया, -1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का बी डी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है किसी भी नंबर के अंदर अगर हम देखें तो साफ नज़र आ गया, वो वैल्यू भले हमें ना पता हो, क्योंकि ए बी सी डी चारों क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, हम ऑलरेडी डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। इमेजिनरी नंबर सिर्फ वही है जिसके साथ आयोटा लिखा हुआ है। तो अगर आपको ये बताना है कि इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स को आप अलग करके शो करेंगे, तो ये रियल है, ये रियल है और ये इमेजिनरी है, तो मैं रियल वाले के साथ रियल वाला मिला देता हूँ, माइनस का बी डी आ जाएगा इसके साथ, फिर प्लस का निशान, और ये ए डी प्लस बी सी बाहर आ जाएगा आयोटा। तो इसके अंदर हम ये वैसे हमारा आंसर हो गया। मल्टीप्लिकेशन का सीधा सीधा फॉर्मूला है ए सी माइनस बी डी, और इमेजिनरी पार्ट का फॉर्मूला है ए डी प्लस बी सी, बाहर लगा दो आयोटा, ठीक है। और इसको ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे लिखा जाता है, ए सी माइनस बी डी, प्लस की जगह कॉमा आ जाएगा, और ए डी प्लस बी सी और आयोटा गायब हो जाएगा। तो ये तरीका है हमारे पास ऑर्डर पेयर में लिखने का, इस तरह से हम शो करते हैं मल्टीप्लिकेशन को। आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं क्योंकि ये आप फार्मूला मल्टीप्लिकेशन के अंदर जहाँ पर भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो आपको बार बार इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो सिंपल है इसको मल्टीप्लाई करना, ए सी माइनस बी डी, जो कि अगर आपको याद हो मैट्रिसेस के अंदर आप क्या करते थे, डिटरमिनेंट निकालने के लिए आप ए सी माइनस बी डी यही करते थे। तो ए सी माइनस बी डी, ए डी प्लस बी सी, तो कॉन्सेप्ट जैसे मैं अपना लॉजिक लगाता हूँ वो यूँ कि ए सी माइनस बी डी मुझे याद है, और दूसरा वाला मैं ऐसे करता हूँ कि एक दफ़ा ए के साथ सी किया था, बी के साथ डी किया था, इस बार मैं इन्वर्ट कर रहा हूँ, ए के साथ डी करूँगा, बी के साथ डी, सॉरी ए के साथ डी करूँगा और बी के साथ में करूँगा सी, सही है। एक तो ये, और दूसरा ये कि यहाँ पे माइनस है तो वहाँ पे प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह भी आप ध्यान में याद रख सकते हैं। दूसरा एक ये तरीका भी है कि पहला वाला पहले वाले से, दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ माइनस के निशान, फिर पहला वाला दूसरे वाले के साथ, दूसरा वाला पहले वाले के साथ प्लस के साथ, ये भी तरीका ठीक है, जैसे आपको सही लगता है। तो ये फार्मूला है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का, सही है। और अब हम पढ़ते हैं डिवीज़न, और उसके बाद कॉन्जुगेट और मॉडुलस को डिस्कस करते हैं। छोटे से टॉपिक हैं बस, हार्डली इसके अंदर 5 से 10 मिनट लग सकते हैं। एक हम डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद फिर मॉडुलस का और कॉन्जुगेट का सिंपल सा फार्मूला है, जो कि आपके पास ये वीडियो फिर ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना एक्सरसाइजेस करेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू करें इसके अंदर, आपको ये यानी कि लाजमी ये चीज़ें जो है ना वो आगे एक्सरसाइज में यूज़ होंगी, तो फिर आपको समझ में नहीं आएंगी, तो इसलिए आप ये वीडियो लाजमी देखिए पूरी, ठीक है। ओके क्लास, तो हम कंटिन्यू करते हैं ऑपरेशंस को, जिसके अंदर हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को देख लिया था, और डिवीज़न रह गया है। तो डिवीज़न हम कैसे करते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, उसका फार्मूला हम ड्राइव करेंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक है Z1 और उसको मैं कह रहा हूँ a, b, सही है, या a प्लस बी आयोटा, और एक है Z2 जो कि हमारे पास है c, d, या फिर c प्लस d आयोटा, सही है। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और इनकी डिवीज़न हमारे पास कुछ इस तरह से होगी कि हम कह रहे हैं कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2, तो यानी कि a, b डिवाइड बाय c, d, सही है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी आयोटा डिवाइड बाय a माइनस बी आयोटा, सॉरी ये हम यहाँ पे लिखेंगे c प्लस d आयोटा, ठीक है। अच्छा, तो हम इसको इसके लिए यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए हम वो टेक्निक यूज़ करेंगे जो आपने
नाइन क्लास में मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा 2.8 एक्सरसाइज हुआ करती थी, जिसके अंदर आप क्या करते थे, कॉन्जुगेट लेग को मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते थे किसी नंबर के, जैसे 2 प्लस √3 लिखा होता था अपॉन में, तो आप क्या करते हैं 2 माइनस √3 डिवाइड बाई 2 माइनस √3 करते थे, और इस तरह आप इसको सॉल्व करते थे। तो सेम काम हम यहाँ पे करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है कि उसका आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज कर दो, यानी कि सी प्लस डी आयोटा के बजाय आप लिखेंगे सी माइनस डी आयोटा डिवाइड बाई सी माइनस डी आयोटा, सही है। वहाँ पे आप रैशनलाइज करने थे डिनोमिनेटर को, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूँ समझ लें कि रैशनलाइज नहीं कर रहे, बट इमेजनरी डिनोमिनेटर जो इमेजनरी में है उसको हम रियल में चेंज करना चाह रहे हैं, सही है। तो ऊपर यह हो जाएगा a प्लस बी आयोटा इंटू सी माइनस डी आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा c प्लस डी आयोटा इंटू सी माइनस डी आयोटा। तो ऊपर तो अलग अलग नंबर है, लेकिन नीचे आप गौर करें c प्लस डी आयोटा सी माइनस डी आयोटा। तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास आपने पढ़ा हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, सही है। वैसे एक फार्मूला, एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एक और फार्मूला भी जिसमें ये प्लस के बराबर होता है, बट वो इसी से मिलके बनता है, मैं वो आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है, जब एक्सरसाइज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो फिलहाल ये देख लें, ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन सिंपल करेंगे जिस तरह मल्टीप्लिकेशन को ड्राइव किया था हमने, तो a इंटू सी हो जाएगा ये, और a इंटू माइनस का d यानी कि माइनस का ए डी आयोटा, ए को माइनस डी आयोटा से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ए इंटू डी आयोटा। अब प्लस का बी आयोटा मल्टीप्लाई बाई सी है, तो सी भी प्लस का है, तो बी सी आयोटा हो जाएगा प्लस का बी सी आयोटा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस बी आयोटा इंटू सी आयोटा, यानी कि बी डी आयोटा स्क्वायर, अगेन आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो ये चीज़ बराबर हो जाएगी ए सी। अगर यहाँ में से मैं एक काम करूँ, मैं इसको प्लस वाला बी सी पहले लिख देता हूँ आयोटा, माइनस का ए डी आयोटा बाद में लिख देता हूँ, ताकि पॉजिटिव वैल्यू पहले नेगेटिव बाद में, और इसको मैं ये करूँगा कि बी डी लिखूँगा मैं आयोटा स्क्वायर की जगह पे लिख दूँगा -1। तो अब आपसे क्या ए सी प्लस, इनमें से मैं आयोटा कॉमन ले लूँगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पहले किया था, माइनस का बी डी प्लस का हो जाएगा माइनस के बजाय। अच्छा, यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हो गई जिसमें हमने, मैं यहाँ से काट दूंगा यार इसको, ये गलत हो गया मेरे से, रिकॉर्डेड लेक्चर में कि ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे बिल्कुल सिंपल जिस तरह हम करते हैं। तो a इंटू सी क्या हो जाएगा ए सी, और a इंटू माइनस डी क्या हो जाएगा ए डी माइनस माइनस का ए डी आयोटा प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस ए डी आयोटा, ठीक है। अब देखिए बी आयोटा की बारी है, बी आयोटा को सी से करेंगे तो हो जाएगा प्लस का बी सी आयोटा, प्लस का बी आयोटा को माइनस डी आयोटा से करेंगे तो बी इंटू डी माइनस का बी डी आयोटा का हो जाएगा स्क्वायर, और आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ए सी। यहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ, ये दोनों आयोटा वाले पार्ट हैं, आपको आइडिया हो गया होगा कि ये वो आयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट बनने वाला है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख रहा हूँ, और नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस का डी आयोटा का स्क्वायर, जो मैं मेंशन करना भूल गया था, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ये ऊपर भी हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ रहा है, नीचे भी आयोटा स्क्वायर आ रहा है, सही है। इस चीज़ को आप नोट करें। नीचे हमारे पास देखें ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि डी आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब करते हैं मल्टीप्लिकेशन, प्लस का बी सी आयोटा माइनस का ए डी आयोटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का बी डी इंटू सी आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, डिवाइड में क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम लिख देते हैं -1। ये भी वैसे इसी तरह होगा, यानी कि डी स्क्वायर, और यानी कि यूँ समझ लें कि डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, तो डी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, सही है। और आगे कंटिन्यू करें इसको अगर हम, तो हमारे पास ये ऊपर बनता है ए सी, और ये माइनस माइनस प्लस का बी डी बनेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए सी के साथ बी डी को पहले लिख रहा हूँ, और इनमें से मैं ले रहा हूँ आयोटा को कॉमन, तो मैं ब्रैकेट के उस साइड लिखूँगा बी सी प्लस माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी, और बाहर आ गया आयोटा। और डिवाइड के अंदर क्या लिखा हुआ है इनमें सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का डी स्क्वायर हो जाएगा ये,
प्लस डी स्क्वायर। यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, वैसे तो सॉल्व तो हो गया बट हम रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग लिखते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, ए सी प्लस बी डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी बाहर आयोटा डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है डिवीजन का, और इसको ऑर्डर्ड पेयर में हम ऐसे लिखेंगे, ए सी प्लस बी डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और बी सी माइनस ए डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और इसमें आयोटा नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा, यहाँ पे आप गड़बड़ कर देते हैं बच्चे कि आयोटा लिख देते हैं साथ में ऑर्डर पेयर के अंदर भी, और ये गलत है, ठीक है ना। तो इस तरह मेंशन करेंगे हम, यानी कि अगर आप दो नंबर्स आपको दिए हुए हैं उनका डिवीजन का फॉर्मूला ये बनता है, सही है। आप उसको अगर समेशन की फॉर्म में करते हैं तो ये फॉर्मूला बनेगा, प्लस का निशान आएगा और इस पूरे पार्ट के बाहर आयोटा आएगा। और अगर आप उसको ऑर्डर पेयर में करते हैं, जो कि मैं प्रेफर करता हूँ ऑर्डर पेयर में, तो आप उसको ऑर्डर पेयर में चेंज करके कर सकते हैं, या ऑलरेडी ऑर्डर पेयर में दिया हो तो डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला में पुट करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं, सही है ना। तो फार्मूला देखें, इसको याद करने की लॉजिक आप ये भी समझ सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन में ए सी माइनस बी डी था, तो यहाँ पे ए सी प्लस बी डी है, वहाँ पर माइनस आ रहा है, बट यहाँ थोड़ा सा फ़र्क ये है कि बी सी पहले आ रहा है, ए डी बाद में आ रहा है। अच्छा, नीचे में सी स्क्वायर डी स्क्वायर, सी स्क्वायर डी स्क्वायर दोनों में सेम है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। मतलब जो सेकेंड वैल्यू आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उनकी वैल्यूज़ का स्क्वायर को सम कर रहे हैं, सही है ना। तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है डिवीजन का। डेरिवेशन मैंने करा दी आपको, एक कॉन्सेप्ट आपको मिल गया होगा कि देखो ये फार्मूला बेसिकली आया कहाँ से, सिंपल अलजेब्रा को सॉल्व करके ही आया है। आप चाहें तो आप सिंपली डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको दिए हुए हैं, आप सिंपल इस तरह रख के भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा के भी निकाल सकते हो। लेकिन वो क्या है कि इतना लंबा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आपको डायरेक्ट फार्मूला दे दिया, आप वैल्यू पुट करो और आंसर निकालना आपका 2-3 स्टेप में काम हो जाएगा। यहाँ पर आपको कोई 10 स्टेप लग रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है फार्मूला किसका, डिवीजन का। और मल्टीप्लिकेशन का हमने देख लिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हमने सीख ली। तो यानी कि हम तैयार हैं तकरीबन कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसी तरह के भी सवाल आ जाए हम कर लें। दो चीज़ें जो रह गई हैं वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। तो नंबर 1 हमारे पास जो चीज़ है वो है कॉन्जुगेट। मैंने जाने अनजाने में वहाँ पे कॉन्जुगेट का वर्ड यूज़ किया भी है, अगर आपको आइडिया हो गया हो, लेकिन कॉन्जुगेट सही तरीके से देखें कि z आपके पास अगर कोई नंबर है a प्लस बी आयोटा, तो कॉन्जुगेट को हम जाहिर करते हैं z बार से, ठीक है ना। ये कहलाता है कॉन्जुगेट। ऊपर लगा दो छोटा सा बार, माइनस का निशान एक तरह से ये शो कर रहा है, बट इसमें हम करते ये हैं कि रियल पार्ट को कुछ नहीं करना, इमेजिनरी पार्ट का आप साइन चेंज कर देंगे, सही है। ऑर्डर पेयर में कैसे होगा, अगर आपके पास ए बी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये हो जाएगा a माइनस बी, सही है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है z जो कि है 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो क्या बनेगा, वो बनेगा 2 माइनस 3 आयोटा। अगर मेरे पास एक z है जो कि है सिर्फ 2, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, वो भी होगा 2, क्योंकि ये एक रियल नंबर है, रियल नंबर में कोई चेंजिंग नहीं करनी। अच्छा, अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 आयोटा, उसका कॉन्जुगेट बनेगा माइनस का 5 आयोटा। सारा का सारा नंबर नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि प्योरली इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, रियल का नहीं करना। ओके, एक मेरे पास नंबर है 4 माइनस आयोटा, इसका जो मैं कॉन्जुगेट लूँगा तो इसका कॉन्जुगेट हमारे पास होगा 4 प्लस आयोटा, ठीक है। क्लियर, कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हमारे पास जगह थोड़ी सी रह गई है जिसके अंदर मैं आपको जल्दी आपको मैं मॉडुलस के बारे में बता देता हूँ, सही है। तो यहाँ आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम कंटिन्यू करते हैं। ओके क्लास, तो लास्ट जो हमारे पास टॉपिक रह गया था दैट इज़ कॉल्ड मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है, बेसिकली इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, और हाँ, इसको हम वेक्टर्स के अंदर इसको हम वो भी कहते हैं, लेंथ ऑफ अ वेक्टर भी कहते हैं, सही है। लेंथ ऑफ अ वेक्टर यानी कि अगर वेक्टर फॉर्म में आपको दिया हुआ है तो ये हमारे पास क्या होता है कि अगर आपके पास एक नंबर है z, वो अच्छा मॉडुलस को हम z बार से शो करते हैं, सही है। तो z हमारे पास एक नंबर है 3 प्लस 4 आयोटा, तो इसका जो मॉडुलस है ये उसका फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला देख लें, अगर a प्लस बी आयोटा हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z बार का फार्मूला होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। और इसमें याद रखें b स्क्वायर में सिर्फ b आएगा, आयोटा नहीं आएगा। सिर्फ आपने क्या करना है, सिर्फ आपने कोफिशिएंट ऑफ आयोटा पुट करना है इमेजिनरी नंबर का, अपने
आयोटा नहीं पुट करना, वरना ये अंदर रूट में फिर नेगेटिव वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ अ रियल नंबर, अ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, सही। ये डिस्टेंस को शो करता है बेसिकली, तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव एंड डिस्टेंस कैन नॉट बी इमेजिनरी नंबर, सही है। तो अगर मैं इसका निकालूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सही है, आयोटा नहीं आएगा इसके अंदर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर क्या होता है 16 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 25 अंडर 25 हमारे पास बराबर होता है 5 के यूनिट्स। ये हमारे पास आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मॉडुलस। एक और एग्जांपल लेते हैं, z हमारे पास एक नंबर है 1 माइनस आयोटा, तो z का मॉडुलस में निकालना है, तो हम 1 हमारे पास 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका कोएफिशिएंट क्या है -1 का स्क्वायर ले लेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो हमारे पास आंसर आ जाता है √2। तो इस तरह हम मॉडुलस निकालते हैं, और ये सिंपल फार्मूला है मॉडुलस का कि आप क्या करोगे, दोनों a और b का स्क्वायर ले लो, उसका रूट ले लो, प्लस कर दो, रूट ले लो, तो हमारे पास क्या आ जाता है मॉडुलस। तो इसके साथ आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है, और हमारे पास कुछ टॉपिक्स जो रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताएंगे इंशाल्लाह, कल परसों तक के मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि आज ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी है। वीडियोज़ में बनाता हूँ यूजुअली रात के टाइम पे, जिस दिन मुझे अगले दिन कोई कहीं जाना नहीं होता, तो ये इतवार की रात है, यानी कि हफ्ते की रात को मैं बना रहा हूँ, और अभी तकरीबन हो रहे हैं 4:45 बज रहे हैं सुबह के, तो ये मेरी टाइमिंग होती है। सो ये आज का जो लेक्चर है, इसमें से अगर आपने ये पूरा देखा हो, पहली बात तो मैं रिकमेंड, आपने पूरा देखा उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको देखना चाहिए। जिसने आगे जाके स्किप किया तो प्लीज़ आप पूरा लाजमी देखिएगा। अगर आपने ये ऑलरेडी पढ़ भी ली हैं तो चीज़ें, तो आपको फिर भी काफ़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इसके अंदर, और मुझे इसके अलावा आप रिव्यू अपना ओपिनियन लाजमी दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि और क्या इसमें बेहतरी आ सकती है, या कुछ और चीज़ें ऐसी जो मैंने मिस कर दी हों मुझे बताना चाहिए, या अपनी ओपिनियन लाजमी दीजिएगा कि क्वालिटी इसकी कैसी है, वीडियो की क्वालिटी कैसी है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको सही लगता है या नहीं लगता, और अगर ठीक लगता है तो प्लीज़ आप जो है ना अपने बाकी के क्लासमेट्स वगैरह के साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि इट विल हेल्प मी ग्रो दिस चैनल। ये अभी यानी कि चैनल अभी अब स्टार्टिंग स्टेज पर है, तो मैं चाहता हूँ कि ये ग्रो होगा तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं ज़्यादा अच्छा बना पाऊँगा। मैथ्स और फिज़िक्स के तो मैं बना रहा हूँ, केमिस्ट्री तक मैं बना रहा हूँ, बट कुछ ऐसे हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर केमिस्ट्री सेकेंड ईयर की भी आ जाती है, और बायोलॉजी तो बिल्कुल ही मैं यानी कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है बायोलॉजी से। बट ये जो चैनल है इसको मैं बनाना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, तो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके अंदर हर एक सब्जेक्ट के से रिलेटेड कोर्सेज़ और हर चीज़ से रिलेटेड अपडेट्स मैं आपको देता रहूँ। तो यानी कि यूँ समझ लें कि एक ऑनलाइन अकेडमी हो गई जिसमें आपको A to Z हर चीज़ मिले। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग यानी कि मुझे सपोर्ट करें, सही है, क्योंकि ना क्या है कि मुझे बाकी टीचर्स हायर करने पड़ेंगे अपने चैनल के लिए, और उनसे मैं पढ़वाऊँगा, और तो आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा इंशाल्लाह। तो अब फ़िलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट यानी जो फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे, उससे पहले आर्गन डायग्राम, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन वगैरह को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, सही है ना। तो अब मेरे लिए फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।